बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थीसिस फ्रॉम ए टू जी, उसमें आज पार्ट 3 है जिसमें हम स्टडी करेंगे हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। इंट्रोडक्शन थर्ड इम्पोर्टेंट हेडिंग है हमारे थीसिस में, जो एक्नॉलेजमेंट और एब्स्ट्रैक्ट के बाद आती है। ये आप देख सकते हैं कि एक्नॉलेजमेंट और एब्स्ट्रैक्ट के बाद जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है थीसिस का, वो हमारा इंट्रोडक्शन है। और जो चैप्टर 1 है, ये देख सकते हैं आप, चैप्टर 1 ये हमारा इंट्रोडक्शन है। फॉर्मेटिंग इन APA 7 मेंशन चैप्टर नंबर एंड बीनीथ चैप्टर 1 मेंशन लेवल 1 heading of introduction. Introduction is main heading level 1, center text bold, title case capitalization, new paragraph begins on the next line plus font is equal to टाइम न्यू रोमन एंड फॉन्ट साइज इज 12। अब हम देखते हैं, ये हम एक स्पेशलाइज्ड हेडिंग यूज करते हैं, चैप्टर हाइफन एंड 1। उसके बाद चैप्टर 1 देने के बाद इंट्रोडक्शन, सेंटर टेक्स्ट है, बोल्ड है, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन यानी ईच फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज, आप देख सकते हैं आई कैप्स में है, रिमेनिंग लेटर्स स्मॉल लेटर्स हैं। और उसके बाद है टाइम न्यू रोमन में है, ये 12 फॉन्ट साइज है एंड पैराग्राफ बिगिंस ऑन द नेक्स्ट लाइन। जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के अंदर फर्दर बहुत सारी हेडिंग्स होती हैं, उनमें से कुछ ऑप्शनल हैं और कुछ मैंडेटरी हैं, जो कि हमारे इंट्रोडक्शन के चैप्टर का पार्ट होती हैं। जो हमारी मैंडेटरी हेडिंग्स हैं, उनमें आप देख सकते हैं, एक इंट्रोडक्शन जब हमारा एंड हो जाता है तो उसके बाद रैशनल आता है, फिर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, ऑपरेशनल डेफिनेशंस। ये 5 हेडिंग्स अगर आप इंट्रोडक्शन के अंदर कोई सब हेडिंग भी नहीं देते तो एटलीस्ट ये 5 हेडिंग्स आप फिर भी देते हैं, रैशनल, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन, और ये सेकंड लेवल की होती हैं। वैसे आमतौर पे जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उसके नीचे ये जैसे आपने लिखा फर्स्ट वेरिएबल, यहाँ पे उसका नेम लिखा, सेकंड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल, इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वेरिएबल ऑन सेकंड, इफेक्ट ऑफ सेकंड वेरिएबल, this is independent variable, again independent variable, dependent variable, effect of first IV on DV, effect of this on this, effect of second IV on DV, effect of this on this, फिर ये लिखते हैं। फिर फर्दर हम हर वेरिएबल के अंदर देखें सब हेडिंग दे सकते हैं, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेफिनेशंस, डायमेंशन, थ्योरीज, डेमोग्राफिक डिफरेंसेस, इस तरह इस वेरिएबल की, फिर इस वेरिएबल, फिर इन वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप। और फाइनली हम अगर कोई ये मॉडरेटर है उसमें तो उसको मॉडरेटिंग इफेक्ट बताते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन इज मॉडरेटर बिटवीन दिस आईवी एंड दिस डीवी, तो हम वो लिखते हैं। फिर रैशनल, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस और ऑपरेशनल डेफिनेशन। तो अंडर द मेन हेडिंग ऑफ इंट्रोडक्शन, दिस वन लेवल 1 which is level 1 सब हेडिंग्स ऑफ rational, conceptual framework, objectives, hypothesis and operational definitions are level 2 headings। लेवल 2 आप हेडिंग देख सकते हैं जो कि फ्लैश लेफ्ट है, यानी फ्लैश लेफ्ट, बोल्ड, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन, और उसके बाद न्यू पैराग्राफ बिगिंस फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। उसके बाद जो है ये सेकंड लेवल की हेडिंग है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो इसके बाद कुछ थर्ड लेवल की हेडिंग्स होती हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन के अंदर जो हेडिंग्स आती हैं, अंडर द हेडिंग ऑफ ऑपरेशनल डेफिनेशन जो लेवल 2 थी, इसके अंदर अगर फर्दर सब हेडिंग आएंगी तो वो थर्ड लेवल की हेडिंग्स होंगी। यानी अगर हम हमारे पास ये 3 वेरिएबल्स हैं 1 2 3, तो इस ऑपरेशनल डेफिनेशन के अंदर हम 3 ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखेंगे, फर्स्ट वेरिएबल की ऑपरेशनल डेफिनेशन, सेकंड की, थर्ड की, तो इस तरह लेवल 3 आ जाएगा, जो कि लेवल 2 से जस्ट इतना डिफरेंस है कि वो इटैलिक्स में होता है, फ्लैश लेफ्ट, बोल्ड भी है, इटैलिक, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन, यानी कि जो थर्ड लेवल की हेडिंग होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वेरिएबल जो था, जो वेरिएबल 2, ये सेकंड लेवल की हेडिंग थी, और इसके अंदर हमने फिर लिखा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेफिनेशंस, डायमेंशंस, थ्योरीज एंड डेमोग्राफिक डिफरेंसेस इस वेरिएबल के, तो वो थर्ड लेवल की हेडिंग है। जो इटैलिक में फ्लैश लेफ्ट है, बोल्ड है, इटैलिक है, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन है। फिर हम देखते हैं thesis according to APA 7 is organized under 4 chapters including introduction, method, results and discussion। यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी है आपको बतानी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में और कुछ इंस्टीट्यूशंस में जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू, वो 5 चैप्टर्स का थीसिस बनाते हैं।
3 चैप्टर्स तो वही रहते हैं, मेथड रिजल्ट डिस्कशन, लेकिन जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें वो इंट्रोडक्शन का बनाते हैं, सेकंड लिटरेचर रिव्यू का, थर्ड उनका चैप्टर होता है मेथड रिजल्ट, और फिर फोर्थ रिजल्ट और फिफ्थ डिस्कशन का। लेकिन एपीए की अकॉर्डिंगली, एपीए 7 के अकॉर्डिंगली रिकमेंडेड है कि आप 4 चैप्टर्स में थीसिस को ऑर्गेनाइज करें। तो हम इंट्रोडक्शन के चैप्टर में ही लिटरेचर रिव्यू भी लिखते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज 5 चैप्टर्स बनाती हैं, तो आप इस फर्स्ट चैप्टर को अपने इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंगली स्प्लिट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इंट्रोडक्शन के अंडर ही अपना लिटरेचर रिव्यू को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आप देखते हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इंट्रोडक्शन। अब जब एपीए के अकॉर्डिंगली एक ही चैप्टर है इंट्रोडक्शन का, तो इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं इंट्रोडक्शन में। यहाँ तक आप देखते हैं कि ये इंट्रोडक्शन है, ये तमाम वेरिएबल्स का क्या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरिएबल्स। जैसे अगर ये एक वेरिएबल लिखा तो उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, उस पर क्या काम हुआ आज तक, डेफिनेशंस उसकी क्या हैं, उस वेरिएबल की डायमेंशंस यानी सब स्केल्स टाइप्स क्या हैं, डोमेन्स क्या हैं, थेरीज उस पर कौन सी अवेलेबल हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स में क्या डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका फर्स्ट वेरिएबल डिप्रेशन है तो उसमें बॉय जेंडर डिफरेंसेस क्या हैं, एज डिफरेंसेस क्या हैं, इस तरह के स्टडीज। ये जब आप लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन, तो आप उसके बाद बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के बाद लिटरेचर रिव्यू ऑफ रिसर्चेस इन द रिलेशनशिप प्रिडिक्शन बिटवीन वेरिएबल्स एंड ऑन द डिफरेंसेस अक्रॉस डेमोग्राफिक वेरिएबल। ये देखें, आपने फिर इंट्रोडक्शन लिखने के बाद इस वेरिएबल को इससे रिलेट किया, फिर इस वेरिएबल को इससे रिलेट किया, ये इफेक्ट ऑफ फर्स्ट आईवी ऑन डीवी, इफेक्ट ऑफ सेकंड आईवी ऑन डीवी, और अगर ये मॉडरेटर है तो मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ दिस वेरिएबल बिटवीन दिस आईवी एंड दिस डीवी। तो ये आपने अब प्रॉपर कोरिलेशनल या प्रिडिक्शन पे जो रिसर्चेस थी, मॉडल टेस्टिंग पे, वो सारी यहाँ पे इस इन वेरिएबल्स के अंदर। हम एपीए 7 में लिटरेचर रिव्यू की सेपरेट हेडिंग नहीं देते। यहाँ से अंडरस्टूड हमें पता चल जाता है कि जब हमने वेरिएबल का बैकग्राउंड, हिस्ट्री यानी हिस्ट्री, उनकी डेफिनेशन, डायमेंशंस, थेरीज, डेमोग्राफिक डिफरेंसेस बता दिए, तो हम अब इन वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करने लगे हैं, इन पे जो रिसर्चेस कंडक्ट की गई हैं। तो हेडिंग खुद बता देती है कि ये लिटरेचर रिव्यू लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें डिफरेंट रिसर्चेस का रिव्यू होगा, इफेक्ट ऑफ दिस ऑन दिस, मॉडरेटिंग रोल ऑफ दिस, मीडिएटिंग रोल ऑफ दिस। उसके बाद फिर स्ट्रक्चर्ड हेडिंग आती है। जब ये कंप्लीट हो जाता है लिटरेचर, तो अब होता ये है, कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं वो ये इंट्रोडक्शन यहाँ तक जो है, इंट्रोडक्शन को अलग चैप्टर और उसके बाद ये लिटरेचर रिव्यू को अलग चैप्टर। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं जो एपीएस 7 रिकमेंड करता है कि आप एक ही चैप्टर यानी ये इंट्रोडक्शन के चैप्टर में ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें। जब ये एंड हो जाता है उसके बाद हम रैशनल लिखते हैं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, ऑपरेशनल डेफिनेशंस। तो ये आप ये देख, जैसे मैंने बताया, अच्छा बैकग्राउंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको बताया इंट्रोडक्शन में, लिटरेचर रिव्यू ऑफ रिसर्चेज इन द रिलेशनशिप प्रिडिक्शन बिटवीन वेरिएबल्स। हाउएवर सेपरेट हेडिंग ऑफ लिटरेचर रिव्यू इज नॉट गिवन। ये मैं आपको अभी पहले बता दिया कि आपने यहाँ पे कोई लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग नहीं देनी। जब आप इनका इंट्रोडक्शन लिखने के बाद ये डायरेक्ट इस तरह से 2 वेरिएबल्स का, जैसे इस वेरिएबल और इस वेरिएबल का नेम लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ फॉर एग्जांपल डिप्रेशन ऑन मेंटल हेल्थ, तो हमें पता चल जाएगा कि ये लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट हो गया बेसिकली। तो इस तरह से आगे देखते हैं आप। सबसे पहले हम आपको मैं एक स्टोरी लाइक समझाता हूँ कि हम कैसे, इंट्रोडक्शन है क्या, किस तरह से हम एक रिसर्च को कंसेप्चुअलाइज करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। तो आप सबसे पहले एक सब्जेक्ट जो है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सब्जेक्ट, आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया कि आपने साइकोलॉजी में रिसर्च करनी है, मेन सब्जेक्ट। अब उसकी ब्रांच को, जैसे साइकोलॉजी की 52 ब्रांचेस हैं, आप किसी एक सब्जेक्ट की उसकी फर्दर जो किसी एक ब्रांच में काम कर रहे होते हैं, किसी एक डोमेन में काम कर रहे होते हैं, उसको फोकस करते हैं। जैसे हमने ये साइकोलॉजी की तमाम ब्रांचेस में से डिसाइड किया कि वी विल वर्क ऑन सोशल साइकोलॉजी, तो आपने सोशल साइकोलॉजी पे सिलेक्ट कर लिया। तो ये सोशल साइकोलॉजी को आप सिलेक्ट कर लेंगे, ये आपने सोशल साइकोलॉजी सिलेक्ट कर ली। अब सोशल साइकोलॉजी इटसेल्फ यानी एक जो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, बहुत इसमें एक्सटेंसिव नॉलेज है, बहुत सारी डोमेन्स हैं, स्ट्रीम्स ऑफ रिसर्च हैं। उसका आइडियल मेथड ये होता है कि आप किसी भी ब्रांच में या किसी सब्जेक्ट में, किसी डोमेन में काम करना चाहिए, उस पर कोई बुक देखें, उसमें सबसे ऑर्गेनाइज नॉलेज होता है जो हमें बताते हैं कि उसकी स्ट्रीम्स ऑफ रिसर्च क्या हैं। अब हमें सोशल साइकोलॉजी में पता चला कि स्ट्रीम्स ऑफ रिसर्च हैं सोशल थिंकिंग, सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल रिलेशंस, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी।
तो हम इसमें से किसी एक स्ट्रीम को सिलेक्ट कर लिया हमने कि हमने काम करना है सोशल रिलेशंस पे, ये हमने डिसाइड कर लिया। तो हमने पहले सब्जेक्ट साइकोलॉजी, उसमें सोशल साइकोलॉजी, और सोशल साइकोलॉजी में से हमने इस डोमेन में सिलेक्ट कर लिया। अब इस डोमेन पे हम सर्च करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब में, और वहां से हम एक इसको भी पढ़ के आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और ज़बरदस्त किस्म का कोई टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं आप इंटरनेट की ब्राउजिंग से। अब सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक हमने किया, और ये जो रिसर्च टॉपिक हम सिलेक्ट करेंगे, यानी रिसर्च प्रॉब्लम एक आइडेंटिफाई करेंगे हम, और उसके बाद हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे, ये रिसर्च टॉपिक लिखेंगे। जैसे हमने रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट किया लिटरेचर रिव्यू के थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब पे रिसर्चेस को स्टडी करके, इस डोमेन में थीम्स ऑफ रिसर्च में हमने सोशल रिलेशनशिप में से टॉपिक ये लिया, इम्पैक्ट ऑफ इमोशन रिकग्निशन ऑन इमोशनल एंड इमोशनल एक्सप्रेसिविटी ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइडवेज इमोशंस इन एडोलसेंस। तो ये हमने रिसर्च का टॉपिक ले लिया। अब इसके बाद इस रिसर्च टॉपिक पे जो हम और फर्दर अगर लिटरेचर सर्च करते हैं जब, तो उसके लिए हम कैसे अप्रोच करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीवर्ड्स। एक अब आप देखें जरा, ये आपका टॉपिक था इम्पैक्ट ऑफ इमोशन रेगुलेशन एंड इमोशन एक्सप्रेसिविटी ऑन साइडवेज इमोशंस इन एडोलसेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इम्पैक्ट ऑफ के बाद एक वेरिएबल है, एंड के बाद एक वेरिएबल है, ऑन के बाद एक वेरिएबल है, और फिर ये आपके पास सैंपल है। तो हमारे पास ये कीवर्ड्स हैं जिनको हम डिफरेंट सर्च इंजन से सर्च करेंगे, और आप देखते हैं कि ये कीवर्ड्स हमारे एब्स्ट्रैक्ट कैन पे मेंशन भी किए हुए होते हैं। हमने अपनी रिसर्च में एब्स्ट्रैक्ट कैन पे किए हमारे कीवर्ड्स थे। ये वो कीवर्ड्स हैं जिनको आप ब्राउजिंग के लिए, टारगेटेड ब्राउजिंग के लिए यूज करेंगे डिफरेंट सर्च इंजन्स में। जब आप साइडवेज इमोशंस लिखेंगे आपको रिसर्चेस मिलेंगी, जब आप इमोशन रेगुलेशन एंड इमोशनल एक्सप्रेसिविटी लिखेंगे आपको रिसर्चेस मिलेगी, जब आप इमोशनल एक्सप्रेसिविटी साइडवेज इमोशंस लिखेंगे आपको रिसर्चेस मिलेंगी, जब आप साइडवेज इमोशंस इन एडोलसेंट्स लिखेंगे तो आपको रिसर्चेस मिलेंगी। तो यहाँ से आप ये कीवर्ड्स यूज करेंगे सर्च इंजन्स में। अब कौन से ऐसे सर्च इंजन्स हैं जो हमें साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा सोर्स जो है वो गूगल स्कॉलर है। उसके अलावा आप देख सकते हैं गूगल स्कॉलर के बाद साई इन्फो है, उसके बाद पब साइक है, फिर आप देखते हैं साइंस डायरेक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक है, एमरल्ड चेस्टर, उसके बाद आप देखते हैं रिसर्च गेट है, पेस है, कोर है, गूगल बुक्स है, ओपन लाइब्रेरी है, बायोलाइन इंटरनेशनल है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स है, जर्न है, बिहेवियरल ब्रेन साइंसेज आर्काइव है, सोशल साइंसेज रिसर्च नेटवर्क है, सोशल साइंसेज साइटेशन इंडेक्स है, SSCI, एथनोलॉग है, सिमेंटिक स्कॉलर है। और इनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जिसमें सोशल साइंसेज पे आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे साइंफो पे, पब साइक पे आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इस तरह ये जो मोस्टली डेटाबेसेस हैं इनमें से बहुत सारी फ्री हैं, और आपको वहाँ से आप जब सर्च करते हैं तो आपको वहाँ से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे आप देखेंगे गूगल स्कॉलर में, यहाँ पे आप गूगल स्कॉलर में ये आर्टिकल्स, यहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स को सर्च करेंगे, जैसे ये आपके कीवर्ड्स थे, इनमें से अगर आप यहाँ पे इनको सर्च करेंगे तो आपको प्रेफरेबली कंसल्ट आर्टिकल्स पब्लिश इन लास्ट 5 years, क्योंकि रिसर्च के बारे में हम कहते हैं कि रिसर्च इज ऑलवेज कंडक्टेड ऑन द बाउंड्री ऑफ द नॉलेज। तो इसलिए आप जो लास्ट 5 years में रिसर्चेस पब्लिश हुई हैं, लेटेस्ट आर्टिकल्स, उन्हीं को कंसल्ट करें। अब जब कंसल्ट करेंगे, यहाँ पे सर्च इंजन से सर्च करेंगे, तो हमें कौन कौन से सोर्सेज हैं जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं इन्फॉर्मेशन के, जिनको हम कहेंगे कि ये नॉलेज साइंटिफिक है। क्योंकि आप जब वर्ल्ड वाइड वेब से ब्राउजिंग करते हैं तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, जैसे वीलॉग लिखे हुए हैं, जैसे ऐसे लिखे हुए हैं जो कि साइंटिफिक नहीं है। तो कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो साइंटिफिक हैं, जिनको साइंटिफिक लिटरेचर रिव्यू के लिए यूज किया जाता है। सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू देखते हैं हम फिर। जनरल आर्टिकल है, न्यूज़पेपर आर्टिकल, मैगजीन आर्टिकल, थीसिस डिसर्टेशन यानी कोई थीसिस किया हुआ हो, अनपब्लिश्ड वर्क हो बट इट इज स्टिल साइंटिफिक, के पब्लिश नहीं किया हो लेकिन वो अपलोड किया हो आर्टिकल को, रिसर्च को। टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस बुक है, एडिटेड बुक हो सकती है, रिलीजियस बुक, डायग्नोस्टिक मैनुअल जैसे DSM-5 है, डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, जो भी। कॉन्फ्रेंस सेशन हो सकता है, पेपर प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन किसी कॉन्फ्रेंस में हुई हो, सिंपोजियम, टेस्ट स्केल्स, इन्वेंटरीज, वेबसाइट्स, वेब पेजेस जो साइंटिफिक हैं, रिपोर्ट्स जैसे ग्रे लिटरेचर है।
ये सारे वो सोर्सेज हैं जिससे आपको जो नॉलेज मिलेगा, लिटरेचर मिलेगा, वो साइंटिफिक होगा। तो सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू के बाद स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन देखते हैं। हमने अब ये देखें, हमने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, फिर उसमें से ब्रांच सोशल साइकोलॉजी ली, स्ट्रीम ऑफ रिसर्च हमने उसमें से आइडेंटिफाई की, सोशल रिलेशनशिप, एक टॉपिक सेलेक्ट किया, उसके बाद कीवर्ड्स उसमें से टॉपिक में से आइडेंटिफाई किए और उनको सर्च किया सर्च इंजन के थ्रू। अब हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया है उसको ऑर्गेनाइज करने लगे हैं। तो उनको कैसे स्ट्रक्चर करें, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होगा हम देखते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते हैं। जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, चैप्टर नंबर लिखने के बाद उसके चैप्टर के नीचे आप एक आप चैप्टर की हेडिंग देते हैं, फिर हेडिंग लेवल 1 यानी इंट्रोडक्शन की हेडिंग देते हैं। ये चैप्टर की आपने हेडिंग दी, चैप्टर की हेडिंग दी, इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी, स्टार्टिंग पैराग्राफ। यहाँ पे आप एक बड़ा, दिस इज फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द कंप्लीट चैप्टर ऑफ इंट्रोडक्शन। आप फर्स्ट पेज पे 1 2 3 पेजेस पे या एक ही पैराग्राफ में आप इतने ज़बरदस्त तरीके से अपनी स्टडी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि उसमें रिसर्च क्वेश्चंस पता चल जाते हैं। इनफैक्ट यू आर सपोज टू राइट थीसिस स्टेटमेंट, वो उस तरह से आप लिखते हैं। तो आप इतना ज़बरदस्त तरीके से वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स लिखते हैं, ये पेजेस 1 2 लिखते हैं कि उसमें हमें उसके मेजर रिसर्च क्वेश्चन, स्टडी आप किस तरह से कंडक्ट करने लगे हैं, वो हमें वहाँ से पता चल जाते हैं। यानी जो आपका रिव्यू करता है थीसिस को, जो रीडर है उसको पता चल जाता है कि आप रिसर्चर क्या करना चाह रहे हैं यहाँ से ही। उसके बाद हम, और अगर यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट थ्योरी है तो आप यहाँ पे उस थ्योरी को पहले उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देते हैं। अगर आपकी पूरी की पूरी रिसर्च किसी एक थ्योरेटिकल मॉडल पे बेस्ड है, थ्योरी पे, तो यहाँ पे आप उस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये आपने फर्स्ट वेरिएबल लिया, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेफिनेशंस, डायमेंशंस यानी सब डोमेन्स, थ्योरीज, मॉडल्स और डेमोग्राफिक डिफरेंसेस उस पे क्या हैं वेरिएबल्स में, क्रॉस जेंडर क्या है वो लिखे। इसी तरह ये देखें, फर्स्ट वेरिएबल लिया और उसके अंदर ये सारी हेडिंग दी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया कि इस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या था, किसका ब्रेन चाइल्ड था ये जो कॉन्सेप्ट था, इस पे डेफिनेशंस क्या हैं रिसर्चर्स की, इसकी सब डोमेन्स क्या हैं और इसकी थेरीज कौन कौन सी अवेलेबल हैं और डेमोग्राफिक फैक्टर्स। सेम सेकंड वेरिएबल के लिए रिपीट किया और उसके बाद सेम थर्ड वेरिएबल के लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेफिनेशन, डायमेंशंस, थेरीज, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स लिखे। यहाँ तक लिखने के बाद ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम लिटरेचर रिव्यू, लेकिन एपीए के मुताबिक लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग नहीं देते, लेकिन कुछ डिसिप्लिन्स में 5 चैप्टर्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन के चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक इंट्रोडक्शन और एक लिटरेचर रिव्यू। लेकिन आप यहाँ अगर एपीए के मुताबिक करते हैं तो ये हेडिंग जैसे ना दें, और उसके बाद हम लिटरेचर रिव्यू में क्या लिखते हैं, इफेक्ट ऑफ दिस आईवी ऑन डीवी, इफेक्ट ऑफ दिस आईवी ऑन डीवी, मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ दिस बिटवीन दिस। जिस तरह हमने हमारे वेरिएबल की डायरेक्शंस हैं या ट्रीटमेंट हमने करनी है, yes, effect of first IV on DV, first IV on DV, effect of second IV on DV, second IV on DV, moderating effect of this variable यानी second IV between this IV and DV, moderating of this variable between this and this। तो हमने ये लिटरेचर रिव्यू लिखा, रिसर्चेज लिखी रिपोर्ट की, उसके बाद रैशनल, उसके बाद ये लिखने के बाद आपको पता है रैशनल, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस और ऑपरेशनल डेफिनेशंस की हेडिंग्स आती हैं। एक इसमें जो बात याद रखने की है, स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन हम पढ़ें, इंट्रोडक्शन पढ़ें, मस्ट इंक्लूड इंडिजिनस रिसर्चेज इन लिटरेचर रिव्यू। जब ये यहाँ पे आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे यानी स्टडीज़ के आपस में रिलेशनशिप या प्रेडिक्शंस बताएंगे या काज फैक्ट बताएंगे, तो आप इंडिजिनस रिसर्चेज यानी अगर आपके कॉन्टेक्स्ट में, फॉर एग्जांपल अगर आपने पाकिस्तान में रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे इससे पहले किस तरह की रिसर्चेज हुई हैं ये ज़रूर मेंशन करें। अगर आप इंडिया में कर रहे हैं, इंडिया की लिखते हैं, तो ये आपका अपने इंडिजिनस कॉन्टेक्स्ट से इसमें रिसर्चेज ज़रूर लिखें। तो ये इसका पार्ट इंट्रोडक्शन का होता है, ये इसका पार्ट लिटरेचर रिव्यू का है और ये इसकी स्ट्रक्चर्ड हेडिंग्स होती हैं। ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन का, ये आप देख सकते हैं, ये टॉप पे पेज नंबर है ये, उसके बाद चैप्टर की हेडिंग, फिर इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन के ऊपर ये वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो मैं बता रहा था, चाहे आप एक पैराग्राफ लिखें चाहे 2-3 पेजेस लिखें, उसके बाद आपने ये फर्स्ट हेडिंग दी, फॉर एग्जांपल वेरिएबल नेम लिखा, डिसीजन मेकिंग, और उसके बाद आपने डिसीजन मेकिंग के बाद ये उसका कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो अवेलेबल था वो आपने दे दिया। उसके बाद देखें डेफिनेशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग,
उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डिसीजन मेकिंग, उसके बाद आप देख सकते हैं थेरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये सारी थेरीज लिखी हुई हैं और इस तरह से ये आप देखेंगे कंप्लीट सारी थेरीज लिखी हुई हैं और उसके बाद इस पर डेमोग्राफिक डिफरेंसेस आ जाएंगे। ये सारी थेरीज, ये मेरी थेरी है और उसके बाद इसमें डेमोग्राफिक डिफरेंसेस आ जाते हैं और डिफरेंसेस के बाद फिर न्यू वेरिएबल आ जाता है। इस तरह से हमने ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं इंट्रोडक्शन में। अब हम देखते हैं रिपोर्टिंग। जो रिपोर्टिंग है वो बड़ी अप्रोप्रिएट है कि आपने पहले रीडिंग करनी है, इंटरप्रेटिंग, डिडक्टिंग। हम एक इसका पार्ट 2 एक और वीडियो भी बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि प्रैक्टिकली लिटरेचर रिव्यू लिखते कैसे हैं, उसको रिपोर्ट कैसे करते हैं, कैसे हम सोर्सेस इंफॉर्मेशन को की रीडिंग करते हैं, कैसे उनको इंटरप्रेट करते हैं, कैसे उसमें डिडक्टिव रीजनिंग करते हैं और उसके बाद उसको रिफ्रेश कैसे करते हैं और फिर हम उसको लिखते कैसे हैं, फिर प्रूफ रीडिंग कैसे करते हैं। ये इस पे हम एक सेपरेट बनाएंगे आपके लिए एक वीडियो, यानी इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे जिसमें हम आपको लिटरेचर रिव्यू प्रॉपर करना सिखाएंगे। लेकिन आमतौर पे हम करते क्या है, रीडिंग करते हैं, यानी हमने जो डिफरेंट सोर्सेज इंफॉर्मेशन उनकी रीडिंग की, इंटरप्रेटिंग, डिडक्टिंग, उसमें अपनी लॉजिक यूज़ करें, कैसी चीज़ें लॉजिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रीफ्रेश करें ताकि प्लेजराइज ना हो अपनी वर्डिंग में, और उसके बाद राइटिंग, उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट करते हैं और उसके बाद उसकी प्रूफ रीडिंग करते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं ताकि उसमें मिस्टेक्स ना हो। कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो आपको रिकमेंड कर सकता हूँ मैं कि सॉफ्टवेयर यूज इन रिसर्च, जिसमें से आपको पता है एक्सेल यूज होता है ग्राफ्स बनाने के लिए, मोस्टली हमारी सोशल साइंस में वर्ड, MS वर्ड यूज होता है हमारे टेक्स्ट की राइटिंग के लिए। एंड नोट आप यूज़ कर सकते हैं रेफरेंसेस के लिए। अगर आप क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो एनवीवो यूज़ कर लें। उसके बाद आप जो है सिमिलैरिटी इंडेक्स से रीफ्रेजिंग कर सकते हैं, आप किलबोर्ड से और स्पिन बोर्ड से आप रीफ्रेजिंग कर सकते हैं, बड़ी बेहतर रीफ्रेजिंग करता है ये। और उसके बाद इसका फ्री वेरिएंट भी 700 वर्ड्स तक अवेलेबल है। फिर टर्निटन से आप अपनी सिमिलैरिटी इंडेक्स यानी प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं। ग्रामरली से आप अपने ग्रामर जो है और अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारा डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जो हमारे इंट्रोडक्शन में हमारी हेल्प कर सकते हैं। और ये उसका एक प्रोसीजर है, जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, रीडिंग पहले हम पढ़ते हैं, इंटरप्रेटिंग, डिडक्टिंग, उसमें हम लॉजिक यूज़ करते हैं, उसमें से उसको इंटरप्रेटेबल फॉर्म में लेके आते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं लिखते, आप एनालिटिकल एबिलिटी यूज़ करते हैं, रीफ्रेजिंग, उसको रीराइट करते हैं, फिर लिखते हैं उसको रिपोर्टिंग यानी, और फिर प्रूफ रीडिंग करते हैं कि उसमें मिस्टेक्स ना हो। और एंड पे हम रिपोर्टिंग के बाद उनमें साइटेशन यानी जो हमने सोर्सेज लिए उनको हम रिकग्नाइज करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। Citation comprised of parenthetic and narrative citation in APA 7. Watch these two videos for the perfect formatting of in-text citations in APA 7. हम आपको रिकमेंड करते हैं, ये हमारी 2 वीडियोस हैं, बेसिक in-text citation styles in APA 7 and advanced in-text citation in APA 7. अगर आप ये दोनों वीडियोस देखते हैं तो आपके पूरे थीसिस की जो in-text citation है that would be perfect. उम्मीद है आपको अपने इंट्रोडक्शन को साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज करने में हेल्प मिलेगी। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है आपको बतानी कि समटाइम्स ये आपकी और आपके सुपरवाइज़र की अंडरस्टैंडिंग होती है, ये कोई स्ट्रक्चर और ये कोई फाइनल वर्ड्स नहीं है, वो आपको चाहिए तो जिस तरह से मर्जी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करवा लें। ये एक सिंपल एग्जांपल थी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने की, आप डिफरेंट मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। उम्मीद है आपको इसको अंडरस्टैंड करने में कि कैसे हम अपने इंट्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे लिटरेचर को रिपोर्ट करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।